हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एसओएलडीसी एग्ज़ाम 21-22 में पूछे गए आरटीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 21-22 में कुल 23 क्वेश्चन आरटीआई से पूछे गए थे। तो आप देख रहे हैं कि आरटीआई का चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है एसओएलडीसी एग्ज़ाम में। इससे जो है 20 से 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है और ये आपका श्योर शॉट लग सकता है। इसमें आप अगर जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें आप 20 के 20 नंबर अगर आप ले आते हैं, 25 नंबर आप ले आते हैं, तो आपका जो है 1/4 जो मार्क्स है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो मैंने आरटीआई से संबंधित जो है 15 वीडियोज बनाए हैं जिसमें आरटीआई के सारे सेक्शंस को कवर किया है और 2 शेड्यूल्स भी कवर किए हैं, जिसे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो ये जो है क्वेश्चन कहाँ से बनाया है? तो एक क्वेश्चन बनाया है डेफिनीशन से, जो सेक्शन 2 में दिया हुआ है डेफिनीशन, वहाँ से लिया गया है। वहाँ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डेफिनीशन लिया गया है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डेफिनीशन का जो पहला स्टेटमेंट है इसको देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट के केस में आरटीआई के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन द केस ऑफ हाई कोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाई कोर्ट के केस में, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाई कोर्ट के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो चीफ जस्टिस होगा। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है 239 में, आर्टिकल 239 में जो यूटी होता है, जो है यूनियन टेरिटरी होता है, वहाँ जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, तो उस यूटी के लिए जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक का आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर हो जाएगा डी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है जो शुरू में जो ऑब्जेक्टिव है, जो शुरू में जो ब्रीफ दिया हुआ है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आरटीआई का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आरटीआई का नहीं है। तो आरटीआई का ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है? तो आरटीआई का ऑब्जेक्टिव था आरटीआई एक्ट लाने का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने का, अकाउंटेबिलिटी को लाने का, करप्शन को रोकने का, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने का, ये सब आरटीआई का ऑब्जेक्टिव था। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है? प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्क ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव आरटीआई का था। तो ये स्टेटमेंट सही है। रिड्यूसिंग करप्शन एंड प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस, तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है। जो तीसरा है इम्पावरिंग, क्या है तीसरा? इम्पावरिंग सिटीजन्स एंड इन्हेंसिंग देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ये भी सही है। सिटीजन्स को, जैसे आरटीआई एक्ट के तहत जो है सिटीजन्स को पावर दिया हुआ है सूचना लेने का, तो इससे क्या हो रहा है? गुड गवर्नेंस में क्या हो रहा है? सहयोग हो रहा है। सिटीजन्स को क्या किया जा रहा है? इम्पावर किया जा रहा है। ठीक है। और चौथा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि आरटीआई एक्ट में अनलिमिटेड एक्सेस नहीं है। जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को क्या किया गया है? एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई के अंदर। तो जो डी वाला स्टेटमेंट है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव नहीं है आरटीआई का। तो हमारा जो ये है आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, तो हो जाएगा आंसर इसका डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही था, ये सही था। डी जो है स्टेटमेंट
क्या है, गलत था, लेकिन नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो नॉट एन ऑब्जेक्टिव में जो है प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना, ठीक है, और करप्शन को रोकना और सिटीजन को इम्पावर करना, ठीक है। अब जो है इसका पहला हमारा कौन सा था, इसमें 1 2 3 था, तो इसका आंसर डी था, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। वो क्या कहता है, व्हाट डज सेक्शन 8(1)J ऑफ द RTI एक्ट 2005 परटेन टू। तो 8(1) में क्या दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज का इन्फॉर्मेशन है, और जे में क्या दिया हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी व्यक्ति का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जैसे आधार का जो फिंगरप्रिंट लिया गया है, तो वो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है किसी और को उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे आधार से जो हमारा रेटिना का जो स्कैनिंग किया हुआ है, हमारा फिंगर का स्कैनिंग किया हुआ है, तो इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हवाला देते हुए उसको हम डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेट कैन बी विथहेल्ड इफ इट सर्व्स अ पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अब जैसे पहला ऑप्शन क्या था, इन्फॉर्मेशन डेट में कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो है ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट में, जो है 8(1)C में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है, 8(1)C में, 8(1)C में दिया हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डेट में प्रीजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है 1A में दिया हुआ है, 8(1)A में। और जो है ये जे में दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रेड, तो ये दिया हुआ है 8(1)C में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग क्लॉजेज पर्टेनिंग टू द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट 2005। यानी RTI एक्ट 2005 में पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कौन कौन सा ऑब्लिगेशन है। यहाँ पब्लिक अथॉरिटी का मतलब CPIO नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट, ये सब जो है ना वो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा। तो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कौन कौन सा ऑब्लिगेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स्ड इन ए मैनर एंड फॉर्म विच फैसिलिटेट्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये जो है ना 4(1) जो है 4(1) जो है ना वो जो है वो क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है। तो ये 4(1) का जो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है उसी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल पब्लिश द पार्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज, तो ये जो है 4(1)B का जो है ना उसका उसमें दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। और जो है एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी डिसेमिनेटेड वाइडली एंड इन सच मैनर विच इज इजिली एक्सेसिबल टू द पब्लिक, तो ये जो है ये किस में दिया हुआ है, तो ये 4(1) का जो सब सेक्शन 3 है उसमें दिया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑल मटेरियल शैल बी डिसेमिनेटेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये 4(1)(4) में दिया हुआ है, तो ये भी क्या है, सही है, तो सही है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली जो है जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 जो है ना वो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में है। जो RTI का सेक्शन 4 है उसमें पब्लिक अथॉरिटी का क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेगा वही दिया हुआ है। तो सेक्शन 4 में 4 सब सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो ये सब स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक डोमेन। आप देख रहे हैं जो सेक्शन 4 है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, उससे हर एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कौन सा इंफॉर्मेशन पब्लिश करने का ऑब्लिगेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी टू पब्लिश द इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक डोमेन। तो कौन सा ऑब्लिगेशन नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। ये तो है कि जो है जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स के जो पावर ड्यूटी है उसको क्या करेगा, पब्लिश करेगा।
जो भी है, और जो नॉर्म्स होगा फंक्शन को डिस्चार्ज करने का उसको भी पब्लिश करना है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये जो है ना इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, ये तो आप देख रहे हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द नेम्स डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये भी जो है ना पब्लिश करना है, तो ये भी जो है सही है। यानी जो ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या क्या है, ए है, बी है, सी, ए है, बी है, डी है, सी नहीं है। और यही पूछ रहा है कि कौन जो है ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऑब्लिगेशन कौन सा नहीं है, तो सी नंबर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 6 नंबर, क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग क्लॉजेज परटेनिंग टू द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। अब देख लीजिए ये क्या है, सेक्शन 8 से जो है ये क्वेश्चन उठाया है, सेक्शन 8 से, आरटीआई के सेक्शन 8 जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे बनाया गया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कौन जो है परटेन करता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में। तो पहला देख लेते हैं क्या है, डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू और हेल्ड बाय इट रिड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये जो है ना ये नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में नहीं आता है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से लिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये लिया है सेक्शन 4 के सब सेक्शन 4 से ये लिया है, तो ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इन्फॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडेन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल और डिस्क्लोजर ऑफ विच में कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये जो है क्या है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इसको जो है 8(1) का जो बी नंबर है, बी नंबर उसके तहत जो है ना ये डिस्क्लोज करने से मना किया गया है। प्रोवाइड रीजन्स फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन टू द अफेक्टेड पर्सन, ये भी एग्जेम्प्टेड में नहीं आता है। ये किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सेक्शन जो है 4 है उसका 1 के सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है, ये भी स्टेटमेंट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है। और चौथा है इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्या है ऑफेंडर्स, तो ये भी क्या है, ये जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में दिया हुआ है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, इम्पीड वाला है, इम्पीड या हिंडर है, तो जो इस एक इसमें एच में दिया हुआ है, यानी 8(1) एच में ये जो है इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, और इसको एग्जेम्प्ट किया गया है 8(1) किसमें जो है ये जो है बी में दिया हुआ है, 8(1) बी में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सही है, 2 और 4 सही है, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, 2 और 4। अगला हम जो है क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस बाय पब्लिक अथॉरिटीज, तो ये जो पेनाल्टीज वाला है वो किस में है, तो सेक्शन 20 में पेनाल्टीज दिया हुआ है। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और सेक्शन 27 है, 20 है, 20 में पेनाल्टी है, 10 में सेवरेबिलिटी है, और 16 में क्या है, तो 16 में एसआईसी से संबंधित है, यानी 15, 16, 17 जो है ना वो क्या एसआईसी से है। यानी जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन से जो है टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस से संबंधित है एसआईसी के, ये वाला 16 वाला। और सेक्शन 27 में क्या है, तो सेक्शन 27 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल बनाने का पावर दिया गया है, और 10 में सेवरेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 20 जिसमें पेनाल्टीज की बात कही गई है, ठीक है। हम अगला जो है आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ एन आरटीआई एप्लीकेशन, कि नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का। तो इसमें जो है भेग और अनक्लियर एप्लीकेशन रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे आपने जो जब हम सेक्शन 6 को देखेंगे आरटीआई के सेक्शन 6 को, तो सेक्शन 6 के पहला में ही दिया हुआ है कि जो कोई भी एप्लीकेंट है जो आरटीआई फाइल करेगा तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा वो क्या है राइटिंग में और क्लियरली जो है ना वो मेंशन होना चाहिए कि उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ भेग और अनक्लियर एप्लीकेशन रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। एप्लीकेशन क्या है फाइल्ड बाय एन अनऑथोराइज्ड पर्सन,
ठीक है। तो ए भी जो है, ए भी क्या है, ए भी जो है ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा जो है केवल सिटीजन को जो है ना राइट दिया गया है, अगर जो है फॉरेनर जो है कोई वो कर दिया, अप्लीकेंट जो है फाइल कर दिया, तो वो अप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ना भेग और अनक्लियर अप्लीकेशन रहेगा तो वो ग्राउंड है रिजेक्शन का। ठीक है, और अनऑथराइज पर्सन के द्वारा रहेगा तो वो भी ग्राउंड रिजेक्शन का है। ठीक है, अप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर सेंसिटिव डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और 8(1) से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मांग लिया जो एग्जेम्प्टेड है तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चौथा है एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए प्राइवेट एंटिटी। अगर प्राइवेट एंटिटी से संबंधित कोई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि हो सकता है कि वो जो एप्लीकेशन फाइल किया है उस प्राइवेट इंटिटी के लिए किया है जिसको गवर्नमेंट जो है सब्सटेंशियली क्या कर रही है, फाइनेंस्ड कर रही है। यानी उसको काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में गवर्नमेंट पैसा दे रही है। जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, और उसको अच्छे मात्रा में अगर जो है गवर्नमेंट सब्सटेंशियली अगर फंडिंग कर रही है तो उस पर भी आरटीआई एप्लीकेशन लागू होगा। तो कोई अगर जो है प्राइवेट एंटिटी यानी एनजीओ या किसी और चीज़ से के लिए आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो है ना, ये क्या है, ग्राउंड जो है, ये जो है क्या है, ग्राउंड बनता है। ये क्या है, एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए प्राइवेट एंटिटी। तो ये ग्राउंड नहीं है, आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ये ग्राउंड नहीं है। तो ये ग्राउंड नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी नॉट ए ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। तो ग्राउंड कौन नहीं है, तो अगर कोई प्राइवेट एंटिटी से संबंधित अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो ग्राउंड नहीं है रिजेक्शन का। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे द आरटीआई एक्ट 2005 इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो है कहाँ से निकला है, तो ये जो है क्या है, आरटीआई एक्ट का जो जो पहला है, जो ब्रीफ दिया हुआ, इंट्रोडक्शन दिया, उसी में जो है ना उसी से क्वेश्चन निकाला गया है बेसिकली। तो ये बेसिकली जो है आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वहाँ से जो है ये आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं जो आरटीआई का पहला वीडियो बनाया हूँ, पहले वीडियो में ही जो है इसके बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, पहला वीडियो में, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उससे जो है ना ये करप्शन, जो इसमें क्वेश्चन था, कंटेन करप्शन को रोकने का, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाने का, ये भी जो है पहले से ही आया है, पहले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। वो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005। यानी आरटीआई एक्ट 2005 के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005। तो ये जो है ना ये सही है स्टेटमेंट। ये और ये क्या पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। ये क्या है, ये जो है करेक्ट है, ये है करेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये भी सही है कि सिटीजन को जो है ना आरटीआई एक्ट में क्या किया गया है, ऑथोराइज किया गया है, पावर दिया गया है इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए। तीसरा क्या है, देयर इज नो नॉमिनल एप्लीकेशन फी डेट इज नीडेड। तो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी है आरटीआई में, 10 रुपये देना पड़ता है एप्लीकेशन फ़ी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। और अगला क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2019 है, क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 2019। तो ये भी क्या है, सही है। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि जो है इसमें देयर इज नो नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ी बोल रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है कोई भी नॉमिनल नहीं, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो ये जबकि है तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। तो वही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। किसका आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या था, तो बी था, क्या, राइट टू फ्रीडम स्पीच वाला, तो बी था। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी था। ठीक है, तो इसका आंसर था डी। और इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था बी। और इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है कि द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड by the president on the recommendation of the committee consisting of the prime minister who shall be the chairperson of the committee, the leader of opposition in the Lok Sabha, the union cabinet minister to be nominated by the prime minister, which of above statement are correct। तो इसमें तीनों करेक्ट है। ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये जो है आरटीआई के सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 में जो सेक्शन 12 का 12 से उठाया है, सेक्शन 12 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। जिसमें जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा। क्या कौन करेगा वो अपॉइंटमेंट, वो करेगा प्रेसिडेंट। किसके रिकमेंडेशन से करेगा, कमिटी के रिकमेंडेशन से। उसका हेड कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन एक मेंबर होगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर होगा जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो जो करेक्ट पूछ रहा है तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट pertaining to powers and functions of the information commission to receive and inquire into a complaint from any person। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन लिया गया सेक्शन 18 से। सेक्शन 18 में ही इंक्वायरी कर सकता है कंप्लेन के रिगार्डिंग। कोई आरटीआई अप्लीकेंट अगर कंप्लेन करता है सीआईसी में, एसआईसी में, तो उसकी इंक्वायरी सीआईसी एसआईसी कर सकता है। ये सेक्शन 18 में दिया हुआ है, तो वहीं से क्वेश्चन बनाया है। तो ये क्या है, पावर एंड फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि इंक्वायरी के दौरान पावर एंड फंक्शन क्या होगा, किसका, सीआईसी का। तो हु हैज नॉट बीन, और कौन सा जो है ना कंप्लेन जो है रिसीव कर सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग पर्टेनिंग टू पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेन फ्रॉम एनी पर्सन। यानी किस किस ग्राउंड पे जो है ना जो सीआईसी एसआईसी है वो कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो ग्राउंड नीचे दिया हुआ है। तो इसमें जो ग्राउंड है, ऐसे तो इसमें जो है ना 6 ग्राउंड है, ठीक है। कंप्लेन रिसीव करने का 6 ग्राउंड है, और तो इसमें देख लेते हैं 3 ग्राउंड का मेंशन है वो देख लेते हैं। पहला है हु हैज नॉट बीन रिफ्यूज एक्सेस टू एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई 2005। देखिए हु हैज नॉट बीन रिफ्यूज्ड बोल रहा है कि जो है इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं किया गया है। तो जब इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं किया गया है, इन्फॉर्मेशन दे ही दिया गया है, तो उसमें तो कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये ग्राउंड नहीं है कंप्लेन का। जब इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा तो उसमें कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हु हैज नॉट बीन गिवन ए रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर आरटीआई 2005। तो इसमें है कि अगर किसी आरटीआई अप्लीकेंट को जैसे 30 दिन के भीतर या जो भी स्पेसिफाइड टाइम है उसके भीतर अगर उसको रिस्पांस नहीं दिया गया है तो वो कंप्लेन कर सकता है और कंप्लेन का ग्राउंड बनता है। तो ये सही है स्टेटमेंट। हु बिलीव्स दैट ही और सी हैज बीन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और किसी को मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो वो कंप्लेन कर सकता है सीआईसी एसआईसी में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, 2 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब इसमें जानते हैं कितना ग्राउंड है, 6 ग्राउंड है। और 6 ग्राउंड को मैंने सेक्शन 18 के जो वीडियो है उसमें कवर किए हैं, उस वीडियो को आप जाकर देखिए। और जो है हर सेक्शन 18 से हर बार जो है 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला हम लेते हैं जो अगला क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, द कमीशन शैल इम्पोज हाउ मच अमाउंट एज द पेनाल्टी ऑन ईच डे इफ द पीआईओ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन टिल इट रीचेज ₹25,000 अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। अब देखिए कहाँ से लिया है, तो ये उठाया है पेनाल्टी से। ये पेनाल्टी किसका क्वेश्चन है, पेनाल्टी का। किस में दिया हुआ है, सेक्शन 20 में दिया हुआ है। सेक्शन 20 के ऊपर मैंने पेनाल्टी के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, उसको आप जरूर जाके देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि पर डे जो है उसको कितना जो है ना वो लगाएगा, पेनाल्टी लगाएगा। अगर जो है वो क्या किया क्या नहीं किया है, तो रिफ्यूज कर दिया है एप्लीकेशन को रिसीव करने से, एप्लीकेशन को अगर रिसीव करने से रिफ्यूज कर दिया है तो पर डे कितना पेनाल्टी लगाएगा, तो पर डे 250 रुपये है।
कितना है पर डे 250 रुपये है। मैक्सिमम कितना लगा सकता है 25,000 तक। और कब तक लगाता रहेगा 250 रुपये पर डे, जब तक कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं कर लेता है तब तक। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आरटीआई एक्ट 2005 मैंडेट्स दैट ऑल पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मैकेनिज्म कॉल्ड। इसमें बोल रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई एक्ट के अंदर बोला गया है कि आप क्या करो, प्रोएक्टिवली एक्टिवली जो है ना सर्टेन इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है 4(1) की, जिसमें ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मैकेनिज्म कॉल्ड। तो ये जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो मैकेनिज्म उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये है इसका आंसर, क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्टल। ये आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइलिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन। यानी आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का कौन मेथड नहीं है, तो ऑनलाइन थ्रू आरटीआई पोर्टल। तो ये तो मेथड है, तो ये सही है। बाय पोस्ट भी कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। इन पर्सन टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो है ना आरटीआई एप्लीकेशन फाइल नहीं किया जाता है, वहाँ सेकेंड अपील दायर किया जाता है या कंप्लेन किया जाता है। तो ये जो है ये क्या है, मेथड नहीं है, नॉट ए मेथड। तो आंसर क्या होगा, सी ही होगा। और डी है बाई हैंड। डी में क्या दे रखा है, बाई हैंड टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी। जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मेथड कौन सा नहीं है, तो मेथड जो है CIC वाला जो है ना, ये मेथड नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। पहला का आंसर क्या था 250, क्या था सी। दूसरा का आंसर क्या था बी। और तीसरा जो है ये जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, CIC को आरटी एप्लीकेशन फाइल करने का मेथड नहीं है। 14 का बी हो गया, 13 का सी हो गया। तो आगे हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन फाइल एन अपील बिफोर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये अपील का चैप्टर है। अपील किस सेक्शन में दिया हुआ है, तो अपील दिया हुआ है सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में दिया हुआ है। सेक्शन 19 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर जरूर देखें। तो उसमें क्या है, अपील जो है CIC के सामने कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए, अपील CIC के सामने फाइल करना हो या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने फाइल करना हो, वो कोई भी पर्सन कर सकता है जो पब्लिक जो CPIO के डिसीजन से, जो CPIO SPIO के डिसीजन से, SPIO यहाँ नहीं होगा, यहाँ CPIO होगा, जो CPIO के डिसीजन से एग्रीव्ड है मतलब संतुष्ट नहीं है, या उसको लगता है कि CPIO के डिसीजन ने उसको आहत हुआ है, तो वो जो है कोई भी पर्सन जो CPIO के डिसीजन से एग्रीव्ड है वो जा सकता है। या जो है उसका या किसी पर्सन का अप्लीकेशन विद इन टाइम लिमिट रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। एक तो हो गया कि डिसीजन सुना दिया है तो उससे एग्रीव्ड हो गया। दूसरा है कि डिसीजन ही नहीं दे रहा है, रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। अगर रिप्लाई नहीं देगा या डिसीजन दिया है उससे एग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है, फर्स्ट अपील भी कर सकता है, सेकेंड अपील भी कर सकता है। तो अब देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। ओनली द अप्लीकेंट हुज आरटीआई अप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। ठीक है, तो बोल रहा है कि सिर्फ अप्लीकेंट कर सकता है जिसका आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि कोई भी पर्सन कर सकता है जो एग्रीव्ड है। ठीक है, सिर्फ आरटीआई एप्लीकेंट ही नहीं होगा, इसमें आरटीआई एप्लीकेंट भी होगा, कोई भी पर्सन होगा, जैसे थर्ड पार्टी भी हो सकता है, आरटीआई एप्लीकेंट भी हो सकता है, और कोई भी पर्सन भी हो सकता है, एनी थर्ड पार्टी अफेक्टेड बाय आरटीआई एप्लीकेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओनली द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या लेना देना है, इसमें जो है दिया हुआ है कि हु कैन फाइल एन अपील बिफोर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है ना गलत है। एनी सिटीजन हु इज अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो है ना बेसिकली ये जो बी नंबर था वो स्टेटमेंट क्या है, वो भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एनी सिटीजन हु इज एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी CPIO के डिसीजन से अगर कोई एग्रीव्ड है, इसमें एक कॉमन स्टेटमेंट हो गया, इसमें थर्ड पार्टी भी आ गया, आरटीआई एप्लीकेंट भी आ गया। ठीक है, कॉमन स्टेटमेंट है ये, तो ए वाला आंसर होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, एनी थर्ड पार्टी अफेक्टेड। तो आप देख रहे हैं सिर्फ थर्ड पार्टी तो नहीं होगा, सिर्फ अप्लीकेंट भी नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पार्टी भी नहीं होगा, तो कौन होगा, एनी सिटीजन होगा। एनी सिटीजन में क्या हो गया, आरटीआई एप्लीकेंट भी आ गया, थर्ड पार्टी भी आ गया, तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा।
ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आरटीआई रूल्स 2012 फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बीपीएल वाला कैंडिडेट के लिए तो क्या किया गया है, फी से एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर डी। और ये कहाँ दिया हुआ है, आरटीआई के सेक्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो आरटीआई का जो सेक्शन है ये एग्जेम्प्टेड है। तो ये दिया हुआ है आपको आरटीआई के सेक्शन, आरटीआई के सेक्शन 7 के 5 में दिया हुआ है। 7 के 5 में दिया हुआ है कि बीपीएल कैटेगरी वाला जो पर्सन है वो क्या है, वो फी देने से एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन क्या है, 7 के सब सेक्शन 5 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कितना टाइम दिया गया है किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट के लिए 30 डेज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नॉर्मल टाइम लिमिट क्या है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, 30 डेज। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आरटीआई 2005 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है ना गलत है। ठीक है, इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर बेसिकली होना चाहिए था, इसका आंसर बेसिकली हो जाना चाहिए था सेक्शन 21, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि प्रोटेक्शन की बात जो कही गई है सीपीआईओ के लिए या गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए आरटीआई एक्ट में, वो 21 में कही गई है। जबकि सेक्शन 11 में क्या है, थर्ड पार्टी। 22 में क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। यानी आरटीआई जो है ना किसी भी पार्लियामेंट के या स्टेट के लेजिस्लेचर के एक्ट में कुछ भी क्यों ना हो उस पर लागू होगा। ठीक है, किसी पार्लियामेंट के एक्ट में लिख दिया गया है कि जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है, और आरटीआई में लिखा हुआ है कि वो डिस्क्लोज करना है, तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये किस में दिया हुआ है, 22 में। 24 में क्या दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ शेड्यूल। किसके बारे में, तो सेकंड शेड्यूल के बारे में। और सेक्शन 27 क्या है, तो सेक्शन 27 जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का पावर देता है। तो एक क्वेश्चन ही बेसिकली जिसका आंसर सेक्शन 21 होना चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो बेसिकली ये गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर। विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अभी मैंने बताया कौन सा है, 27 नंबर। 27 नंबर जो है बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका तो ये सेक्शन 18 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 18 में दिया हुआ है कंप्लेन फाइल करने का। कंप्लेन फाइल कर सकता है, पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ कंप्लेन के केस में। और सेक्शन 27 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। 30 में क्या है, रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टीज है। 32 तो कोई सेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द रूल ऑफ द लॉ इज द बेसिक फीचर्स। तो ये जो है ना, ये बेसिकली जो है आरटीआई से क्वेश्चन नहीं है। आरटीआई क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है। अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 कैन द अप्लीकेंट सीक इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 कैन द अप्लीकेंट सीक इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बिल्कुल कर सकता है, ईमेल के थ्रू कर सकता है, यस। इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट आर अलाउड। ठीक है, नो ओनली फिजिकल। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। डिपेंड, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो पहला है यस, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट आर अलाउड। तो ये हो जाएगा 22 के ए में हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला ये भी जो है आरटीआई का क्वेश्चन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आरटीआई से, आरटीआई में पूछा गया है। ये जो है ये आरटीआई का नहीं है, ये आरटीआई का नहीं है, और ये भी आरटीआई का नहीं है। यहाँ कौन सा क्वेश्चन आरटीआई का है, 37 नंबर। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और फ्रॉम द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सीपीआईओ व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील फाइल करने का क्या टाइम लिमिट है, तो 30 दिन है, जो है 30 दिन है। क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और फ्रॉम द रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली। जैसे कोई आरटीआई एप्लीकेंट है, आरटीआई फाइल किया है, और 30 दिन के अंदर में उसको इन्फॉर्मेशन देना है सीपीआईओ को, और वो 30 दिन के अंदर में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो वो अपील कब फाइल कर सकता है, तो जैसे वो 30 दिन एक्सपायर करेगा तो 31वां दिन वो अपील क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। यानी जो है 30 दिन के समाप्त होने के बाद से लेकर अगले 30 दिन के बीच में जो है वो क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यानी 30 डेज जो अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो 30 डेज के बाद जो है
नेक्स्ट 30 डेज के भीतर जो है ना वो अपील फाइल कर सकता है, या जो है अगर रिप्लाई दे दिया है तो रिप्लाई के रिसीट होने के 30 दिन के भीतर अपील फाइल करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है? तो अपील वाले सेक्शन किस में दिया हुआ है? तो सेक्शन 19 में। ठीक है, सेक्शन 19 में लिखा हुआ, सेक्शन 19 का जो सब सेक्शन 1 है उसी में दिया हुआ है, सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसमें, वो है क्वेश्चन नंबर 40, उसको देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है एक और है आरटीआई से, ये देख लेते हैं ये कौन सा है। तो आप देख लीजिए, ये भी नहीं है आरटीआई का क्वेश्चन, ये आरटीआई क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? 40 नंबर, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई 2005 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क डन इन गुड फेथ। अब देख लीजिए, प्रोटेक्शन की बात यहाँ कही गई है और सेक्शन 21 में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है। 22 में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और 24 में क्या है? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और 23 में क्या दिया हुआ है? तो 23 में जो दिया हुआ है, 23 में है कि कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया है आरटीआई एक्ट को। ठीक है, तो ये 40 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 क्या कहता है? बेसिकली सेक्शन 21 यह कहता है कि आरटीआई एक्ट के अनुसार अगर कोई सीपीआईओ जो है किसी अप्लीकेंट को क्या कर देता है, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, जैसे 8(1) में जो भी एग्जाम्पशन है उस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन मांग लिया, उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में कोई उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जो है ना केस फाइल नहीं कर सकता है कि जाके उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया, केस फाइल कर दिया, तो वो सब काम नहीं कर सकता है। तो यही प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये जो आरटीआई का जो ये वीडियो है क्वेश्चन के ऊपर, यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।